ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उर्दू मीडियम की संवेदा ई क्लासेस में मैं आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। तो बच्चों, आज हम साइंस की 8वीं जमात की दरसी किताब जो है उसका जो 13वां सबक है नौजवानी की आमद यानी रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, तो इसका हम मुताला करेंगे। तो इस सबक का यानी रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस नौजवानी की आमद, इस सबक का मुताला हम कुल 3 हिस्सों में करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले नौजवानी और सन बलोग्त के मायने, बलोग्त की तब्दीलियां, जिस्म की शक्ल में तब्दीली, आवाज में तब्दीली, पसीने के गुदूद और शहमी गुदूद की बढ़ी हुई फ़ालियत, जिनसी आज़ा का बलोग, तो और ज़हनी, अखली और जज्बाती बलोग। तो इन सारे नुकात के बारे में आज की क्लास में हम तफसील से मुताला करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गुज़िश्ता बाब में से पहले आप पढ़ चुके हैं कि जानवरों में तौलीद किस तरह से होती है। तो गुज़िश्ता जो सबक था आपका उसमें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इन जानवरों में तौलीद किस तरह से होती है। तो इंसान और बहुत से दीगर जानवर एक खास उम्र के बाद ही तौलीद करने के अहल होते हैं। तो इस सबक में हम इंसानी जिस्म में रोनुमा होने वाली उन तब्दीलियों के बारे में मुताला करेंगे जिनके बाद कोई शख्स तो तौलीद का अहल हो जाता है। और आज जैसा कि आपको पता है कि सबक नंबर 12 में आपने इंसान के तौलीदी आज़ा का मुताला किया है। तो इस सबक में हम क्या मुताला करने वाले हैं? इंसानी जिस्म में रोनुमा होने वाली उन तब्दीलियों के बारे में जिनके बाद कोई शख्स तौलीद का अहल हो जाता है। ठीक है। तो इस सबक में हम उन हार्मोनों के बारे में मुताला करेंगे जो इंसानी जिस्म में रोनुमा होने वाली उन तब्दीलियों के लिए जिम्मेदार हैं जिनके बाद कोई शख्स तौलीद का अहल होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप जानवरों में तौलीद यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज के सबक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? उन हार्मोनों के बारे में मुताला करने वाले हैं जो इंसानी जिस्म में रोनुमा होने वाली उन तब्दीलियों के लिए जिम्मेदार हैं जिनके बाद कोई शख्स तौलीद का अहल होता है। ठीक है। तो नौजवानी और सन बलोग, इसके बारे में हम सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। तो इससे पहले कि हम नौजवानी और सन बलोग के बारे में मुताला करें, इसके बारे में जानें, तो इसकी शुरुआत करें, तो उससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप इन्हें जानते ही होंगे, ये है बूझो। बूझो अपना 12वीं यौम पैदाइश मना रहा था। दोस्तों के रुखसत होने के बाद बूझो और पहेली अपने वालिदैन के साथ बातें करने लगे। पहेली लड़कियों के स्कूल में पढ़ती थी। उसने हंसना शुरू किया और अपनी वालिदा से सवाल किया कि बूझो के दोस्त इतने लंबे कैसे हो गए, और उनमें से कुछ के होंठों के ऊपरी हिस्से पर बालों की रोईदगी आ गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत अजीब नजर आ रहे थे। उसकी वालिदा ने समझाया कि लड़के अब बड़े हो गए हैं। नमू पैदाइश के वक्त ही शुरू हो जाती है, लेकिन 10 या 11 साल की उम्र में बहुत तेजी से होती है। तो इस तरह से हमने वीडियो में देखा, आपने वीडियो देखा और समझा होगा कि ये वीडियो किस चीज पर है। तो यहाँ पर ये वीडियो देखकर हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया है कि बढ़ना यानी नशोनुमा।
तो इस लफ्ज के बारे में जो है हमारे ध्यान में आता है कि नशोनुमा। नशोनुमा क्या है? तो नशोनुमा यानी बढ़ना, ये जानदारों की अहम खुसूसियत में से एक खुसूसियत है। नशोनुमा यानी ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? ये एक अहम खुसूसियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जानदारों की, तो बढ़ना यानी नशोनुमा जानदारों की अहम खुसूसियत में से एक खुसूसियत है। तो नमू यानी ग्रोथ, बढ़ना, तो नशोनुमा, तो नमू तो पैदाइश के वक्त ही से शुरू हो जाती है, लेकिन 10 या 11 बरस के बाद नमू बहुत तेजी से होती है और बढ़ोतरी यानी जिस्मानी नशोनुमा नजर आने लगती है बहुत साफ तरीके से। तो नमू यानी तो पैदाइश के वक्त ही शुरू हो जाती है, जैसे ही हम पैदा होते हैं तो उसके बाद से शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत तेजी से जब हमें नजर आने लगती है तो वो वक्फा कौन सा होता है? 10 या 11 बरस के बाद। तो 10 या 11 बरस के बाद नमू बहुत तेजी से होती है और बढ़ोतरी यानी जिस्मानी नशोनुमा साफ नजर आने लगती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो नमू यानी ग्रोथ, किस तरीके से यहाँ पर नशोनुमा होती है देखिए, तो किस तरह से हम बढ़ते हुए चले आते हैं। तो ये नमू है यानी ग्रोथ है जो कि पैदाइश के वक्त ही शुरू हो जाती है, लेकिन साफ तरह से जब हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये 10 या 11 साल के उम्र के बाद हमें साफ नजर आने लगती है और उस वक्त बहुत तेजी से जो है नमू होती है। तो जिस्म के अंदर रोनुमा होने वाली तब्दीलियां बढ़ोतरी के अमल का एक हिस्सा हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां और रोनुमा होती हैं तो वो बढ़ोतरी के अमल का यानी ग्रोथ का, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ का एक हिस्सा होती हैं और ये इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे हैं बल्कि बालिग यानी अडल्ट हो चुके हैं। तो अडल्ट यानी बालिग हो चुके हैं कब? हमारे जिस्म के अंदर रोनुमा होने वाली ये तब्दीलियां, तो ये बढ़ोतरी का एक अमल है, एक प्रोसेस, ग्रोथ का एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये बढ़ोतरी और ये नमू किस बात की तरफ इशारा करती है? इस बात की तरफ इशारा करती है कि अब आप बच्चे नहीं रहे हैं बल्कि बालिग यानी अडल्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ोतरी एक फितरी अमल है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अमल उम्र के जिस हिस्से में इंसान के जिस्म में तौलीदी सलाहियत पैदा करने की वाली तब्दीलियां जो रोनुमा होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? नौजवानी यानी एडोलेसेंस कहते हैं। तो एडोलेसेंस यानी नौजवानी किसे कहते हैं? तो बढ़ोतरी एक फितरी अमल है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो एडोलेसेंस यानी नौजवानी किसे कहते हैं? तो उम्र के जिस हिस्से में इंसान के जिस्म में तौलीदी सलाहियत पैदा करने वाली तब्दीलियां रोनुमा होती हैं, चेंजेस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नौजवानी यानी एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस यानी नौजवानी का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो उन्फ़ान शबाब की मुद्दत 11 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और 18 या 19 साल तक यहाँ पर चलती है। तो उन्फ़ान शबाब जो एडोलेसेंस है यहाँ पर, उसकी मुद्दत जो है 11 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और 18 या 19 साल तक जो है चलती है। उस उम्र के नौजवानों को इसीलिए अंग्रेजी जुबान में हम क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। तो अंग्रेजी जुबान में, इंग्लिश में उस उम्र के नौजवानों को हम क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहा जाता है। तो लड़कों के मुकाबले लड़कियों में उन्फ़ान शबाब की ये उम्र एक या 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा उन्फ़ान शबाब की शुरुआत मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो ये जो इसका वक्फा जो होता है, ये उन्फ़ान शबाब जो है उसकी शुरुआत मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो उन्फ़ान शबाब के ज़माने में नौजवानों को यानी एडोलेसेंस में, एज में कई तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। तो उन तब्दीलियों की वजह से ही जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हमें नजर आने लगती है। तो उन तब्दीलियों को, ये तब्दीलियां जो है बलोग़त की आमद
की अलामत होती हैं। ठीक है, जो तब्दीलियां इंसानी जिस्म में होती हैं तो वो तब्दीलियां किस चीज की अलामत होती हैं? तो वो तब्दीलियां बलोगत की यानी प्यूबर्टी की अलामत होती हैं। ठीक है, तो अब सवाल है कि बलोगत क्या है यानी प्यूबर्टी क्या है? तो बलोगत वो वक्त है जब बच्चे अहम कुदरती और सेहतमंद तब्दीलियों के एक सिलसिले से गुजरते हैं, एक सीरीज से गुजरते हैं। तो ये जिस्मानी, नफ्सियाती और जज्बाती तब्दीलियां उस बात की अलामत हैं कि बच्चा बचपन से नौजवानी की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो बलोगत क्या है? एक बार फिर से सुनिए, बलोगत वो वक्त है जब बच्चे अहम कुदरती सेहतमंद तब्दीलियों के एक सिलसिले से गुजरते हैं और ये जिस्मानी, नफ्सियाती और जज्बाती तब्दीलियां उस बात की तरफ यहाँ पर इशारा करती हैं यानी इस बात की अलामत होती हैं कि बच्चे बचपन से जवानी की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बलोगत की तब्दीलियां जो है उसकी एक दिखने वाली जो कि अलामत है वो है कद में इजाफा यानी इंक्रीज इन हाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कद में जो है इजाफा होता जा रहा है। तो ये एक बलोगत की तब्दीलियों की एक अलामत है जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कद में इजाफा। ठीक है, तो कद में इजाफा बलोगत की उम्र की सबसे नुमायां तब्दीलियों में से एक है। ठीक है, तो कद में जो इजाफा होता है, जो इंक्रीज इन हाइट है, तो वो बलोगत की उम्र की सबसे नुमायां जो है तब्दीली होती है। इस उम्र में बाजू और टांगों की हड्डियां तवील हो जाती हैं जिससे कद बढ़ जाता है, जिससे बाजू और टांगों की हड्डियां जो है तवील हो जाती हैं जिससे कि कद में यहाँ पर इजाफा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये कद में जो इजाफा है ये बलोगत की उम्र की सबसे नुमायां तब्दीलियों में से एक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बाजू और टांगों की जो हड्डियां हैं वो तवील हो जाती हैं जिससे कि यहाँ पर कद में इजाफा नजर आने लगता है। तो ये एक अमली काम आपकी किताब में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ट है, यहाँ पर एक टेबल है। यहाँ पर देखिए ये उम्र जो है यहाँ पर दी गई है आपको एक पहले कॉलम में, तो ये ईयर्स में दी गई है, बरसों में। यहाँ पर 8 बरस, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर इस उम्र के दौरान यहाँ पर लड़कों की जो कद होती है उसमें इजाफा किस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए 72%, 72% है, 75% है, 78% है। तो 11 साल की उम्र में लड़के की जो है यहाँ पर कुल लंबाई फीसद में, यहाँ पर परसेंटेज आप देखिए यहाँ पर, तो लड़के की जो है कुल लंबाई क्या होती है 13 बरस में 88%, 15 ईयर्स में 95%, 16 की उम्र में जो है 98%। तो इस तरह से ये लड़कों की कुल लंबाई है तो फीसद में यानी परसेंटेज में। अब लड़कियों की यहाँ पर लंबाई ये देखिए बिल्कुल वही उम्र जो है वही रहेगी। 8 बरस में 77%, 9 81%, 10 ईयर्स में 84%, 11 ईयर्स में 88%, 12 में 91%, 13 95%। यहाँ पर देखिए आप कुल 18 साल तक की जो उम्र में लड़के और लड़कियों की जो कुल लंबाई है उसका जो यहाँ पर फीसद आपको दिया गया है इस जदौल में, यहाँ पर टेबल में आप दोनों में फर्क यहाँ पर देखिए। तो 8 बरस की उम्र में लड़के की कुल लंबाई जो फीसद में है वो 72% यहाँ पर दिखाई गई है, तो वही उम्र में लड़कियों की जो यहाँ पर लंबाई है वो 77% यहाँ पर दिखाई गई है। 9 ईयर्स की एज में 75 यहाँ पर 81 है, 78 है यहाँ पर 84। इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लड़के और लड़कियों की कुल फीसद लंबाई इस उम्र में क्या होगी। अब इसी जदौल को, इसी टेबल को हम अगर ग्राफ में, लीनियर ग्राफ में यहाँ पर अगर देखेंगे तो ग्राफ में अगर हम डालेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से नजर आएगा देखिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर आपको
ये जो यहाँ पर नीली रंग की जो यहाँ पर ब्लू लाइन जो है आपको नजर आ रही है, ये एज किसकी है? ये लड़कों की। और यहाँ पर ये जो है ये लड़कियों की। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एज दी गई है, उम्र दी गई है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर देखिए 8, 9 बरस, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इस तरीके से यहाँ पर उम्र है। और यहाँ पर जो है कुल फीसद लंबाई यहाँ पर दी गई है। तो इसमें ग्राफ में आप देखिए यहाँ पर, तो 8 बरस की उम्र में 72, 9 बरस में 75, इस तरीके से जो है यहाँ पर हम ग्राफ में, जब हम लीनियर ग्राफ में हम उसको लोकेट करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ नजर आएगा। ठीक है, तो ये अमली काम आपकी किताब में दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप ये समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बलोग के दौरान आपका जिस्म आपकी जिंदगी के किसी भी दूसरे वक्त के मुकाबले में बहुत तेजी से तरक्की करेगा। तो बलोग का जो वक्त होता है तो उसके दौरान हमारा जिस्म, तो इंसानी जिस्म जो होता है वो किसी भी आम वक्त से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले में बहुत तेजी से बलोग के दौरान हमारा जिस्म जो है वो तरक्की करेगा। तो शुरू में लड़कों के मुकाबले लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। तो बलोग की शुरुआत में लड़कियां लड़कों के मुकाबले में तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लंबाई दोनों की 18 साल में पूरी हो जाती है। ठीक है, तो लंबाई की शरह नमू मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ होती है। तो लंबाई की शरह जो है नमू, यहाँ पर जो इंक्रीज इन हाइट है तो वो मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ होती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो कुछ अफराद सन बलोग पर अचानक बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि लंबाई की शरह नमू जो होती है वो मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ होती है। किस तरह से, आप किस तरीके से उसकी वजह पेश करेंगे? तो वजह इस तरह से है कि कुछ अफराद जो है सन बलोग पर अचानक से जो है यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो किस तरह से आप शरह नमू जो है मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ कैसे होती है, तो इसे बयान कीजिए। तो किस तरीके से बयान करेंगे आप? तो इस तरह से कि कुछ अफराद क्या हैं, सन बलोग पर अचानक से ही बढ़ जाते हैं और फिर बढ़ने की शरह आहिस्ता हो जाती है। अचानक से बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता हो जाती है शरह। जबकि कुछ अफराद, कुछ दीगर अफराद जो होते हैं वो बतदरीक बढ़ते रहते हैं। बतदरीक यानी बिल्कुल इक्वली, साइमल्टेनियसली तो यहाँ पर बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये सन बलोग की जो यहाँ पर जो लंबाई जो है वो उसकी शरह जो है मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ होती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो जिस्म के सब हिस्से एक ही शरह से नहीं बढ़ते हैं, बल्कि कभी कभी नौजवान लड़के लड़कियों के हाथ और पैर बेहंगम तौर पर जिस्म के दीगर हिस्सों के मुकाबले में बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जिस्म के सभी हिस्से, जब बलोग के दौरान जिस्म के सभी हिस्से एक ही शरह से, एक ही रेट पर नहीं बढ़ते हैं, बल्कि कभी कभी नौजवान लड़के लड़कियों के हाथ और पैर जो होते हैं वो बेहंगम तौर पर जिस्म के दूसरे हिस्सों के मुकाबले हाथ और पैर जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर दूसरे आज़ा जल्द ही उनके बराबर आ जाते हैं। तो जिस्म के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में हाथ और पैर जो है पहले बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसके दूसरे आज़ा भी जो हैं जल्द ही उसके बराबर आ जाते हैं और जिस्म का तनासुब बरकरार रहता है। और इस तरीके से जो है बॉडी का जो बैलेंस होता है वो बरकरार यानी मेंटेन होता है। ठीक है, देखें एक बार फिर से। तो जिस्म के जो सब हिस्से होते हैं वो एक ही शरह से नहीं बढ़ते हैं, बल्कि कभी कभी जो नौजवान लड़के लड़कियां जो होती हैं उनके हाथ और पैर बेहंगम तौर पर यानी बहुत तेजी से जो है दूसरे जिस्म के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर दूसरे आज़ा भी जो है जल्दी जो है उनके बराबर आ जाते हैं, उनके बराबर इक्वल हो जाते हैं। और इस तरह से जिस्म का जो तवाजुन होता है वो यहाँ पर बरकरार रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है,
तो कुछ लोगों की लंबाई कम ओबेश अपने अफराद खाना की लंबाई की तरह ही होती है। तो आप ये बात गौर करे होंगे, उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात गौर करते होंगे कि आप कभी देखे होंगे कि हम जो हैं हमारे वालिदैन के जैसे लगते हैं, या फिर जो खास करके जैसे कि लंबाई है, तो आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि अरे ये तो बिल्कुल अपने वालिद की तरह जो है लंबा है, या फिर दादा की तरह जो है लंबा है। तो इस तरीके से ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि कुछ लोगों की जो लंबाई होती है वो कमोबेश जो है अफराद खाना की लंबाई की तरह ही होती है। ठीक है, तो एक आम उसूल के तौर पर आपके कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपके वालिदैन कितने लंबे हैं। ठीक है, अगर वो लंबे या छोटे हैं तो कहा जाता है कि आपका अपना कद आपके दोनों वालिदैन के दरमियान का औसत ऊंचाइयों की बुनियाद पर होगा। ठीक है, तो अगर आप लंबे हैं तो कहा जाएगा कि हाँ ये अपने वालिद की तरह लंबा है, या फिर अपनी वालिदा की तरह लंबा है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हमारा एक आम उसूल ये है कि हमारे कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम अपने वालिदैन, हमारे वालिदैन कितने लंबे हैं। तो अगर वो लंबे या फिर छोटे हैं तो कहा जाएगा कि आपका अपना कद जो है दोनों वालिदैन के दरमियानी औसत ऊंचाइयों की बुनियाद पर ही होगा। ठीक है, तो इसकी वजह यह है कि लंबाई जो है यहाँ पर वालिदैन से हमें विरासत में, यहाँ पे विरासत में मिले जीन्स पर मुनासिर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो लंबाई है, ये जो खुसूसियत है, जो कैरेक्टरिस्टिक लंबाई है, तो ये जो हाइट है, हाइट ही नहीं बल्कि दूसरी खुसूसियात भी होती हैं, जैसे कि आंखों का भूरा रंग है, या फिर जो है बाल हैं, हमारे सर के जो बाल हैं, किसी लड़कियों के जो है खास करके जब बाल लंबे होते हैं तो कहेंगे कि हाँ ये तो इनकी वालिदा के भी बाल बिल्कुल इसी तरह से हैं। तो ये सारी जो खुसूसियात हैं, ये जो और यहाँ पर जो है सिर्फ हम लंबाई लेंगे तो ये लंबाई जो है वालिदैन से विरासत में यानी हेरिडिटी में मिले जीन्स पर मुनासिर होती है। ये जेनेटिक होता है, खानदानी होता है, तो विरासत से हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर अब जैसा कि मैंने कहा कि लंबाई जो है यहाँ पर हमें वालिदैन से या फिर विरासत में, खानदानी जो है विरासत में, हेरिडिटी से जो है मिले जीन्स की वजह से होते हैं। तो अब ये जीन्स क्या है, यानी देखिए जीन विरासत की बुनियादी जिस्मानी और फाली इकाइयां हैं। ठीक है, तो जीन्स क्या है, ये विरासत की बुनियादी जिस्मानी और फाली इकाइयां हैं। जीन डीएनए से बने हुए होते हैं। डीएनए, तो ये नाम सुना होगा आपने, ये डीएनए क्या है, ये डीएनए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये डीएनए, यहाँ पर ये आप देखे होंगे ये डीएनए स्ट्रैंड है। तो जीन डीएनए के मुख्तसिर हिस्से हैं। तो जीन्स क्या है, डीएनए के एक मुख्तसिर हिस्से हैं। वो हमारी खसलतों का यानी कैरेक्टरिस्टिक्स का तयन करते हैं, यानी डिसाइड करते हैं कि ये क्या होगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ऊंचा होगा या फिर छोटा होगा। तो इस तरीके से जो है ये तय करते हैं। जो कि बालों का रंग है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा बालों का रंग है, ऊंचाई है, हाँ, जिस्मानी किस्म और दूसरी चीजें भी जो कि इंसान को मुनफरिद बनाती हैं। तो इस तरह से जीन्स क्या हैं, ये डीएनए के मुख्तसिर हिस्से होते हैं, जिसकी बिना पर हमारे कुछ खसलतों को जो है यहाँ पर तयन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, तय किया जाता है कि ये क्या होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारी लंबाई जो है तय होती है। यहाँ पर अब ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, देखिए यहाँ पर ये खलिया देखते हैं आप, यहाँ पर खलिये में जो यहाँ पर मरकजा होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसमें आप देखते हैं कि क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो उन क्रोमोसोम्स के यहाँ पर उन क्रोमोसोम्स की बुनियाद पर जो है यहाँ पर जो डीएनए होता है, तो उस डीएनए को यहाँ पर जो कि उसके मुख्तसिर हिस्से हैं जिसके जीन, तो जीन जो है यहाँ पर डीएनए के मुख्तसिर हिस्से होते हैं। तो इसकी बुनियाद पर हमारे खसलतों का जो है यहाँ पर तयन किया जाता है। तो लंबाई जो है यहाँ पर जो हाइट है वो बढ़ाने के ज़माने में अच्छे किस्म की ग़िज़ाएं जो है हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हड्डियाँ जो है, अज़लात और जिस्म के दीगर हिस्सों को नमू के लिए हमें बहुत
तग़ज़िया जो है यहाँ पर हासिल होगा, यानी न्यूट्रिशन हासिल होगा। तो बलोग़ का जो ज़माना है यानी नमू जो है, तो उसके दौरान अच्छी ग़िज़ाएँ यानी सेहतमंद ग़िज़ाएँ हमें लेनी चाहिए। तो क्यों ज़रूरी है? वैसे तो ग़िज़ा जो है, एक सेहतमंद ग़िज़ा हर इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन ख़ासकर इस वक्त के दौरान यानी बलोग़ के दौरान यानी नमू के दौरान हमारा जिस्म जो है कई तब्दीलियों से जब गुज़र रहा होता है, तो इतनी सारी तब्दीलियों को जो तब्दीलियां हमारे जिस्म में गुजरती हैं, होती रहती हैं, तो इसके लिए हमारे जिस्म में ज़्यादा तग़ज़िये की ज़रूरत होती है, ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और वो हमें कैसे हासिल होती है? वो हमें अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा से हासिल होती है। तो इसीलिए इस दौरान हमें ग़िज़ा की यानी सेहतमंद ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है कि हड्डियाँ, अज़लात और जिस्म के दीगर हिस्सों को नमू के लिए यानी ग्रोथ के लिए बहुत तग़ज़िया हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये सारे फल, तरकारियाँ जो है, हर एक सेहतमंद ग़िज़ा जो है हमें उस दौरान लेनी चाहिए। तो सेहतमंद खानों और मशरूबात की काफ़ी मिक़दार तवानाई और ग़िज़ाई अज्जा को बढ़ाने के लिए फ़राहिम की जाती है। तो फ़राहिम करती है। तो कैल्शियम और दीगर विटामिन्स पर मुश्तमिल खुराक ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कैल्शियम और दीगर विटामिन्स। तो विटामिन्स भी जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से एक सेहतमंद ग़िज़ा की यहाँ पर रोल होता है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेहतमंद ग़िज़ा वैसे तो ज़िंदगी के हर जो है वक्त जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस दौरान हमें ख़ास एक सेहतमंद ग़िज़ा की ज़रूरत दरपेश होती है। अब देखते हैं, चलिए, जिस्म की शक्ल में तब्दीली। तो जिस्म बलोग़ के दौरान जो जिस्म में शक्ल में जब तब्दीलियां आती है, तो यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर को आप देखने से यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पर किस तरीके से जो है यहाँ पर तब्दीलियां पेश आ रही हैं, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, तो जिस्म की शक्ल में। तो अब जैसा कि आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा कि 8वीं जमात में आप ऑलरेडी यहाँ पर उसके लड़के जो हैं, आप 8वीं जमात में आप उसको देख सकते हैं। उसको बगौर अगर देखेंगे कि जो 8वीं जमात का जो लड़का होता है उसके कंधे, शोल्डर्स और सीने चौड़े होते हैं, और उससे जो छोटी क्लासों के जो लड़के होते हैं, जैसे कि 6वीं या फिर 5वीं जमात के जो लड़के होते हैं, उसके सीने और कंधे जो है उतने चौड़े नहीं होते हैं। तो इसकी वजह यहाँ पर क्या हो सकती है? आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब है आप जो यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर उनका सन बलोग यानी प्यूबर्टी शुरू हो चुका है। तो 8वीं जमात के जो लड़के होते हैं उनके यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, तो उनके कंधे और सीने जो है चौड़े हो चुके हैं। तो इसकी वजह ये है कि उनका सन बलोग यानी प्यूबर्टी शुरू हो चुका है, और उस उम्र में आमतौर पर कंधे नमू के नतीजे में जो है चौड़े हो जाते हैं। तो नमू के नतीजे में ग्रोथ जो होती है वो सबसे पहले यहाँ पर इसके ये जो नमू है ये कंधों में शुरू हो जाती है। तो इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हाँ, नमू यानी बलोग़ का वक्फा शुरू हो चुका है। तो लड़कों के जिस्म में अज़लात लड़कों के मुकाबले में ज्यादा नुमायां तौर पर, लड़कियों के मुकाबले में ज्यादा नुमायां तौर पर जो है देखने को मिलते हैं, तौर पर हैं। तो इस लिहाज से सन बलोग़ के जमाने में लड़कों और लड़कियों में होने वाली तब्दीलियां मुख्तलिफ ही होती हैं। तो सन बलोग़ के जमाने में लड़कों और लड़कियों में होने वाली तब्दीलियां मुख्तलिफ कैसे होती हैं? चलिए अब हम देखते हैं कि सन बलोग़ के ज़माने में लड़कों और लड़कियों में होने वाली तब्दीलियां मुख्तलिफ कैसे होती हैं। तो जवाब देखिए, लड़कों के जिस्म के उज़लात जो है लड़कियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नुमायां तौर पर बढ़ते हैं। इस लिहाज से सन बलोग़ के ज़माने में लड़कों और लड़कियों में होने वाली तब्दीलियां मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं आवाज में तब्दीली। हमने जिस्म की शक्ल में तब्दीली के बारे में हमने देखा, तो अब हम देखते हैं कि आवाज में तब्दीली। तो आवाज तो नरखरा यानी लैरिंग्स क्या है? नरखरा यानी लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो ये
नरखरा जिसे हम आम तौर पर सूती खाना यानी वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं, जो हवा के गुजरने के एक रास्ते से एक खोखली नली नुमा साख्त जो है यहाँ पर ट्रकिया उसके ऊपर से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर जो है हमारी जो आवाज है वॉइस बॉक्स है, जो ये वॉइस बॉक्स ये कहाँ पर पाया जाता है, ये हवा से जो यहाँ पर एक खोखली नली नुमा जो साख्त है जिसे हम ट्रकिया कहते हैं यानी विंड पाइप जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर से जो है जुड़ा हुआ होता है वॉइस बॉक्स यानी सूती खाना। तो सनबलोग की शुरुआत पर नरखरा यानी लैरिंग्स जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सूती खाना यानी खाना सूत यानी वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं, लड़कों में बड़ा होने लगता है। आप देखे होंगे कभी यहाँ पर गर्दन में जो यहाँ पर हड्डी जो ऊंचाई जो उभरा हुआ हिस्सा जो नजर आता है, तो ये बड़ा होने लगता है। तो लड़कों में बड़ा हुआ सूती खाना यानी खाना सूत यानी वॉइस बॉक्स हलक के आगे की तरफ जो है निकल आता है। तो निकले हुए हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। तो हलक के आगे जो यहाँ पर उभरा हुआ जो हिस्सा है, यहाँ पर देखिए आप, तो ये जो है इसको साफ तौर से आप देख सकते हैं लड़कों में। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं यानी कंठ, ठीक है, कंठ कहते हैं, तो एडम्स एप्पल कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए लड़कों में खासकर तो ये सूती खाना यानी वॉइस बॉक्स यानी नरखरा जो है, ये बढ़ा हुआ सूती खाना हलक के आगे की तरफ, यहाँ पर हलक के आगे की तरफ निकले हिस्से के तौर पर जो है देखा जा सकता है, जिसे हम कंठ यानी एडम्स एप्पल कहते हैं। कभी कभी नौजवान लड़कों का बढ़ता हुआ सूती खाना यानी वॉइस बॉक्स कंट्रोल से बाहर हो जाता है और इसलिए आवाज जो है फटी फटी यहाँ पर सुनाई देती है। लेकिन ये फटी फटी आवाज यानी ये एडम्स एप्पल जो है, ये वॉइस बॉक्स जो है, ये क्या है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, यानी उतना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि थोड़ा सा ज्यादा। तो उसकी वजह से जो है आवाज लड़कों में फटी फटी सुनाई देती है। लेकिन ये हालत जो है हमेशा बाकी नहीं रहती, बल्कि चंद दिन तक ही या फिर कुछ चंद हफ्ते रहती है और उसके बाद फिर जो है आवाज बिल्कुल मामूल यानी नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो लड़कियों में ये नरखरा यानी साइज में छोटा होता है। नरखरा लड़कियों में देखे होंगे आप, ये जो हिस्सा है ये ज्यादा उभरा हुआ नजर नहीं आता बल्कि छोटा होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह से बाहर की तरफ जो है नजर नहीं आता। ठीक है, तो आमतौर पर यहाँ पर देखिए लड़कियों में लड़कियों की जो आवाज होती है वो ऊंची और बारीक होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ देखते हैं कि पसीने के गुदूद और शहमी गुदूद की बढ़ी हुई फालियत क्या है। तो प्यूबर्टी यानी बलोख्त के दौरान यहाँ पर इन दोनों गुदूद की जो है बढ़ी हुई फालियत, किस तरह से इनकी फालियत एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। तो गुदूद क्या है, गुदूद आमतौर पर एक अज़ू है जो यहाँ पर मादा पैदा करते हैं यानी सब्सटेंसेस, कोई केमिकल सब्सटेंसेस पैदा करते हैं, खारिज करते हैं, रिलीज करते हैं, जिस्म के एक मखसूस काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि जिस्म का एक मखसूस काम जो है यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। आमतौर पर गुदूद जो है, ग्लैंड्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। गुदूद यानी ग्लैंड्स तो दो किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले है एक्सोक्राइन गुदूद यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा एंडोक्राइन गुदूद यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो एक्सोक्राइन गुदूद क्या है, एक्सोक्राइन गुदूद वो गुदूद हैं जो नालियों के जरिए जिस्म के बैरूनी हिस्से में जारी होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर तो यहाँ पर पसीने के गुदूद यानी स्वेट ग्लैंड्स और लॉबी गुदूद यानी सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की मिसालें हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स माने क्या है, वो गुदूद जो नालियों के जरिए जो है जिस्म में अपना जो है मादा जो है रिलीज करते हैं, खारिज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, एंडोक्राइन गुदूद क्या है, तो वो गुदूद जो कि खून के दौरान में बराह रास्त यानी डायरेक्टली अपने हार्मोन्स जो है रिलीज करते हैं, इखराज करते हैं, इसीलिए इनको बेनाली गुदूद कहा जाता है यानी डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर रतुबत खेज गुदूद यानी पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रीनल गुदूद यानी एड्रीनल ग्लैंड, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मिसालें हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पिट्यूटरी रतुबतखेज गुदा, थायराइड ग्लैंड है, और फिर पैंक्रियाज यानी लबलबा है, एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये सारे जो है यहाँ पर आपको देखने को देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ठीक है। तो पसीने के गदूद और शहमी गदूद की बढ़ी हुई फालियत, किस तरह से इनकी एक्टिविटीज में जो यहाँ पर चेंजेस आते हैं। देखिए बलोख्त की उम्र में पसीने के गदूद यानी स्वेट ग्लैंड्स या गदूद यानी सेबेशियस यानी रोगनी गदूद और यानी ऑयल ग्लैंड्स, तो ये सारे जो है इनका अफराज बढ़ जाता है। इनकी एक्टिविटीज, इनका रिलीज जो होता है, इनका केमिकल जो यहाँ पर रिलीज होता है तो वो ज्यादा हो जाता है, इफराज जो है ज्यादा हो जाता है। बहुत से नौजवान लड़के लड़कियों को इस उम्र में चेहरे पर कील मुहासे भी जो है उनके निकल आते हैं। तो इसकी वजह यही है कि खाल यानी स्किन यानी चमड़ी जो है उसमें मौजूद गदूद की फालियत बढ़ जाती है। तो एक मिसाल है यहाँ पर किस तरीके से एक्टिविटीज बढ़ जाती है। आमतौर पर देखे होंगे कि आप बलोग के दौरान जो है शुरुआत में कई सारे चेहरे पे जो है यहाँ पर मुहासे यानी पिंपल्स नजर आने लगते हैं। वो किस वजह से, वो बल्कि ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं हमारी चमड़ी में, जो स्किन में जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनकी बढ़ी हुई फालियत की वजह से यहाँ पर वो मुहासे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जिनसी आज़ा का बलोग, तो चलिए अब हम देखते हैं जिनसी आज़ा का बलोग। तो बलोग यानी प्यूबर्टी के जमाने में मर्दाना जिनसी आज़ा जिसे हम कसिये यानी टेस्टिस और अज़ुए तनासुल यानी पेनिस मुकम्मल तौर पर इर्तिखा हासिल कर लेते हैं। तो कसिये नर ज़वाजे पैदा करते हैं जिन्हें स्पर्म्स कहा जाता है। लड़कियों में रिहम बड़ा हो जाता है और बैज़े इर्तिखा पजीर और कामिल होने लगते हैं। तो इसके अलावा रिहम पुख्ताकार मैच्योर बैज़ों का इखराज शुरू कर देता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सनबलोग की उम्र में नौजवान पहले के मुकाबले में ज्यादा आजादी से सोचते हैं और इनके अंदर शऊर ज़ात यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस ज्यादा हो जाता है। तो सनबलोग के जमाने में अक्ली इर्तिखा बहुत वकू पजीर होती है और वो गौर व फिक्र में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं। किसी भी शख्स की जिंदगी में आमतौर पर यही जमाना ऐसा होता है जबकि दिमाग में सीखने की सलाहियत बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और बहरहाल कभी ऐसा भी होता है कि एक नौजवान अपने जिस्म और दिमाग की तब्दीलियों से खुद को हम आहंग करने से अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास करता है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में क्या सीखा, नौजवानी और सनबलोग, बलोग के मायने, बलोग की तब्दीलियां, जिस्म की शक्ल में तब्दीली, आवाज में तब्दीली, पसीने के गदूद और शहमी गदूद की बढ़ी हुई फालियत, जिनसी आज़ा का बलोग और जहनी, अक्ली और जज्बाती बलोग। तो चलिए कुछ सवालात हो जाए। तो पहला सवाल, बलोग क्या है? जवाब है बलोग वो वक्त है जब बच्चे अहम कुदरती और सेहतमंद तब्दीलियों के एक सिलसिले से गुजरते हैं। जीन के क्या मायने हैं? जीन विरासत की बुनियादी जिस्मानी और फाली इकाई है। जीन डीएनए से बने हुए होते हैं। तीसरा सवाल, आमतौर पर गदूद कितने किस्म के होते हैं? जवाब है आमतौर पर गुदूद दो किस्म के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो कुछ घर पर काम हो जाए। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। सनबलोग आने पर जिस्म में जो तब्दीलियां होती हैं उनकी फहरिस्त तैयार कीजिए। और दूसरा सवाल है, जहनी, अक्ली और जज्बाती बलोग पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।